जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में। आज की इस वीडियो में 25 से 26 अक्टूबर 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी यहाँ पर मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। अच्छा, करंट अफेयर्स में एक नई सीरीज की जो शुरुआत हुई है, जो एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चौथा वीडियो हमने कल ही आपको दिया है। अगर आप इस सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा आप इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में आप वहां से इसका पीडीएफ फाइल को भी प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित तौर पर इससे तैयारी आपकी बेहतर होगी और जो आपने पढ़ा है उसका सही तरीके से आपका मूल्यांकन हो पाएगा। तो इस सीरीज को आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कहां अगले वर्ष 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। जो घोषणा हुई है उसके आधार पर इसका आयोजन होना है भुवनेश्वर में, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहीं पर। अतः विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी अपडेट आप सबों को दे दूं। जो आप लोग खास करके अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर अंग्रेजी में करंट अफेयर्स का सीरीज चलाइए, तो एक्चुअली उसके लिए एक करंट अफेयर्स का एडवांस कोर्स लॉन्च किया गया है बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे। थोड़ा सा आपका समय लूंगा, अगर आप इच्छुक हैं इसे ज्वाइन करने के तो आप इसे जरूर देखिए, अन्यथा वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, करंट अफेयर्स का जो एडवांस कोर्स, एक तो बेसिक कोर्स जो चल रही है वहां पर जो आपको मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, वो संचालित होती रहेगी, ठीक है। लेकिन एडवांस कोर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर यह होगी, ये आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। ये बिहार के सभी एग्जाम को कवर करेगा, यानी कि करंट अफेयर्स के प्रश्न जिस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट अफेयर्स हो सकते हैं या फिर होते हैं, उन सभी का बखूबी इसमें ध्यान रखा जाएगा। ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप यहां से तमाम चीजों को बेहतर तरीके से पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसमें जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर हमने एकदम शॉर्ट में लिखा है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कंप्लीट सिलेबस, यानी कि आपको जो भी एग्जाम देना है बिहार से संबंधित, वो सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर एकदम से बल्क में कंटेंट अपडेट रहेगा। आप यहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे कि वीडियो क्लासेस तो आपके होंगे ही डेली मंथली वाले, प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में। वीकली टेस्ट आपका होगा प्रत्येक संडे को, जो कि एप्लीकेशन पे ही होगा, यूट्यूब पे नहीं होगा, ये एप्लीकेशन पे होगा। इसके अतिरिक्त जो क्लास नोट्स होंगे, क्लास नोट्स और पीडीएफ, वो इसमें आपको मिल जाएंगे। डाउट सेशन कभी कभी लिया जाएगा यहाँ पर। और इसके अतिरिक्त करेंट अफेयर्स का अनलिमिटेड टेस्ट होगा, ताकि हम आपको दक्ष बना सकें, हम आपको सक्षम बना सकें कि एग्जाम में अगर 35 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे जाते हैं तो आप वहां पर 100% यानी कि 35 में से 35 को सही सही हल करके आए। क्योंकि अभी जो बीपीएससी का बदलता हुआ स्वरूप है, अब यूट्यूब पर इस तरह के जहां तहां से वीडियो देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है। जो भी पूछे जाते हैं प्रश्न वो अव्वल दर्जे के होते जा रहे हैं। हर बार जो कंपटीशन है वो पहले की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में वो और कठिन होता जा रहा है। तो ऐसे में जरूरत है एक बेहतरीन स्ट्रेटजी की, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो इसी दिशा में ये आपको ज्वाइन करना चाहिए जो लोग इच्छुक हैं, जो खास करके अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हैं। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा निम्नलिखित में से कहां बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यानी कि आईसीडी का उद्घाटन हाल ही में किया गया, और ये बिहार का पहला आईसीडी केंद्र है। ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर है, ये पटना जिला में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, और वो प्रॉपर स्थान कौन सा है, तो बिहटा। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं, ध्यान दीजिए, 21 अक्टूबर 2024 को बिहार के उद्योग मंत्री जो वर्तमान में है नीतीश मिश्रा, इनके द्वारा बिहटा पटना में बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह व अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का उद्घाटन किया गया। आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना से बिहार में माल के भंडारण, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल परिवहन के जरिए लॉजिस्टिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिस उद्देश्य से
इसकी स्थापना की गई और अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। दरअसल आपको ये ध्यान रखना है, शुष्क बंदरगाह एक अंतर्देशीय टर्मिनल होता है। इसको समझिए, शुष्क बंदरगाह आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, यह एक अंतर्देशीय टर्मिनल होता है जो कि सड़क मार्ग या फिर रेल मार्ग के जरिए बंदरगाह से जुड़ा हुआ होता है, जहां से उतारे गए माल को देश के अंदरूनी गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन के एक केंद्र के रूप में ये कार्य करता है। यानी कि एक शुष्क बंदरगाह जो होता है ये एक प्रकार से परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करता है। जो चीज़ यहाँ पे हमने लिखा इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले निर्यातकों और आयातकों को, यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को अन्य राज्यों में सीमा शुल्क मंजूरी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब आईसीडी जो है अब बिहार के भीतर ऐसा करने की उन्हें अनुमति देगा, यानी कि वो ही इसको लेकर खास करके अनुमति प्रदान करेगा। यह ध्यान रखें, ठीक है। तो ये तो रही बात यहाँ पर खास करके लॉजिस्टिक्स से संबंधित, खास करके जो उद्घाटन हुआ है, और ये बिहार का पहला ऐसा ही केंद्र है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार के उद्योग मंत्री की, तो यहाँ से पुनः हमने लिख दिया है नीतीश मिश्रा है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त और देना चाहूंगा। नीति आयोग की तरफ से पिछले साल एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ था। आई थिंक आप लोग शायद भूल गए होंगे, जो लोग रेगुलर रिवीजन दे रहे हैं उनको जरूर याद होगा, और ये इंपॉर्टेंट है भी। वहां पर जो बिहार के संदर्भ में बातें निकलकर सामने आई थी, ओवरऑल अगर हम बात करें एक्सपोर्ट में, तो बिहार को ओवरऑल इसमें 22वां स्थान मिला था। लेकिन बिहार में अगर जिलों की बात करें तो उसमें भी एक पॉइंट था कि बेगूसराय जिला इस वक्त अगर हम बात करें निर्यात में, तो वो बिहार का सबसे अव्वल जिला है निर्यात में इस समय। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी जानकारी ध्यान रखें, और हमने कई बार आपको बोला है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि नीति आयोग बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है। कई बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, और खास करके जो बिहार से संबंधित हो नीति आयोग से जुड़ी हुई जानकारी, वो तो आपको विशेष रूप से पढ़ना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं आगे अगले दूसरे प्रश्न पे। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। अब बताएं कि इसके तहत कितने किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा या फिर होगा। तो जो भी हाल ही में मंजूरी दी गई या फिर हरी झंडी दी गई है, इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि बिहार में जो रेलवे लाइन का दोहरीकरण होगा वो होगा 256 किलोमीटर, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में 24 अक्टूबर 2024 को उत्तर बिहार के लिए सबसे बड़ी रेलवे परियोजना को हरी झंडी दी है, और इसके तहत आपको ध्यान रखना नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, और इसके अतिरिक्त ये तो एक हो गया नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा, और इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। कुल मिला के 2 रेल लाइन का जो दोहरीकरण का कार्य है उसको लेकर मंजूरी दिया गया है, जिसकी कुल लंबाई जो है ये 256 किलोमीटर बताया जा रहा है। और इसको लेकर अगर हम इसकी लागत की बात करें तो इस पर जो खर्च आने वाला है, जो प्रावधान किया गया है, वो 4,553 करोड़ रुपये है। ये ध्यान रखिए। और इस परियोजना यानी कि इस प्रोजेक्ट के तहत 40 पुलों का निर्माण होगा बिहार में, जो कि उत्तर बिहार और इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी राज्यों के कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करेगा। ये तमाम बातें आप हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है खास करके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जैसे मैं कुछ दिनों से देख रहा था, वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप क्वेश्चन जो लिखते हैं बहुत बड़ा होता है, लगता है कि थ्योरी पेपर से उठा के आप इसे डाल दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन बड़ा है तो वही सारी चीज़ें तो अब पूछी जा रही है। पहले एक लाइन का क्वेश्चन हुआ करता था, लेकिन अब बड़े बड़े पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा एग्जाम में, तभी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें बिहार के संदर्भ में भी जो कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। लेकिन इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश को लेकर भी यहाँ से जानकारी निकल कर आती है कि कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2245 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी है। तो कितने करोड़ रुपए की लागत से? तो 2245 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक जानकारी और भी दे दूं, इसी कैबिनेट बैठक में एक पॉइंट और भी निकल कर आता है। साथ ही कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी कोष को मंजूर किया है, जो कि इस उभरते क्षेत्र में नवाचार और विकास को गति देगा। अच्छा, ये तो खास करके यहाँ पर अंतरिक्ष की दुनिया को लेकर, अंतरिक्ष के क्षेत्र को लेकर इसको मंजूरी दिया गया है। आपको मालूम होगा कुछ समय पहले हमने आपको जानकारी दिया था कि मिशन चंद्रयान 4 को लेकर भी मंजूरी दिया गया है, ठीक है। वो चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी आपके साथ कर चुके हैं, ठीक है। जब आगे कभी चर्चा होगी तो उसको लेकर विस्तृत तौर पर हम आपको अवश्य बतलाएंगे।
फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर रेलवे की बात हो रही है और ऐसे में आपको जानकारी दे दूं पूर्व मध्य रेलवे के बारे में। पिछले बार बीपीएससी एग्जाम में यहाँ से इसके हेडक्वार्टर से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। देखिए, जो पूर्व मध्य रेलवे है ये भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 सितंबर 1996 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो हाजीपुर में है। और यहीं से प्रश्न बना था, और प्रश्न कैसे बना था वो आपको बता दूं, वो चीजें हमने बहुत बार डिस्कस किया था। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ये जो पॉइंट हमने आपके समक्ष रखा है कि इसका मुख्यालय हाजीपुर में है, यहीं पर आपसे पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय है पूर्व मध्य रेलवे का यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, वो बिहार के किस जिले में है, तो कभी भी हाजीपुर आपको टिक नहीं करना है, बल्कि अगर जिला का नाम पूछे तो वो जिला कौन सा है, तो जिला है वैशाली। वैशाली जिला का हेडक्वार्टर है हाजीपुर। बिहार में हाजीपुर नाम का कोई जिला नहीं है और यहीं पर आपको उलझाया गया था। और जो लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से वहां पर इसको हल किए होंगे। है तो बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन एक अंक यहाँ पर आपका छूट सकता है अगर आप गलत करेंगे तो। अच्छा, पूर्व मध्य रेलवे जो अगर हम इसकी बात करें, 5 रेल मंडल इसमें शामिल है, जो कि सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय और धनबाद इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखें। अच्छा, रिसेंटली हमने रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम को लेकर आपको जानकारी दिया था। आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट की श्रेणी में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फैजाबाद, मुगलसराय, इलाहाबाद, मंडवाडी। कर्नाटक में ये जो आपको दिख रहा है बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन और गुलबर्गा रेलवे स्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मध्य प्रदेश वाला ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, जैसे कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में 2 है जिसका नाम परिवर्तित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, तीसरे प्रश्न बात है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पड़ोसी देश पाकिस्तान का नया व 30वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर सी, यानी कि याहिया अफरीदी। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश याहिया अफरीदी को हाल ही में पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रम की दृष्टिकोण से देखें तो ये आपको ध्यान रखना है, 30वां मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, मतलब बने हैं यहाँ पर पाकिस्तान उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा का 25 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने के बाद उनका कार्यकाल 26 अक्टूबर से यानी 26 अक्टूबर 2024 से प्रभावित, यानी कि आज से, ये ध्यान रखिएगा। और अगले 3 वर्ष तक वो इस पद पर अपनी सेवा देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, काजी फैज ईसा की बात हो रही है तो एक अहम जानकारी आपको दे दूं, हालांकि ये पॉइंट आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ये पॉइंट है कि 28वें मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के स्थान पर 17 सितंबर 2023 को, पिछले वर्ष की बात हो रही है, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा ने पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे। ये ध्यान रखिए, ये तो बात यहाँ पर हो रही है पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। लेकिन भारत के संदर्भ में बात करें तो एक नई अपडेट आई है जो हमने रिसेंटली शायद कल वाले क्लास में आपको बतला दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर वर्तमान में बात करें तो भारत के 50वें व मौजूदा जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, यानी कि DY चंद्रचूड़ हैं, जो कि 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यानी कि वो रिटायर होंगे कब, तो 10 नवंबर 2024 को। अब अपडेट यहाँ पर यह है कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अगले दिन 11 नवंबर 2024 को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और उनका कार्यकाल जो होगा अगले 6 माह का होगा। तो यही अपडेट है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करें पटना उच्च न्यायालय की, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, कृष्णन विनोद चंद्रन है। ये केरल के रहने वाले हैं और क्रम की दृष्टिकोण से ये 44वें मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी आपको हमने दिया है, उसमें से एक प्रमुख यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट ने किस तिथि से अपना कार्य प्रारंभ किया है, तो 3 फरवरी 1916। दोनों स्थिति में यही आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वर्तमान में जो कृष्णन विनोद चंद्रन जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आपको ध्यान रखना है 2025 तक वे इस पद पर अपनी सेवा देंगे और वे संजय करोल के स्थान पर 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी
जो इम्पोर्टेंट है, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी का जिक्र हमने आपके समक्ष किया है। आप सभी पॉइंट को 20 पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है, सभी को बारीकी से पढ़िएगा, यहीं से एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए अब यहाँ पर चौथे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में 23 अक्टूबर 2024 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया। देखिए ये तिथि को यानी कि 23 अक्टूबर 2024 को बात यहाँ पर हो रही है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो राइट आंसर है, ये अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर इसको लेकर मैं आपको जानकारी दे दूं कि 23 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वाशिंगटन डीसी अमेरिका में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों पर गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ये ध्यान रखें किस तिथि को? तो 23 अक्टूबर 2024 को। अब यहाँ पर इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बुनियादी ढांचों यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सहयोग से स्वचालित महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण विकास लाभ को कम होने के खतरों पर बल दिया। तो इन्होंने इस विषय पर विशेष रूप से यहाँ पर बल दिया, खास करके इसके विकास लाभ के कम होने के खतरों पर यहाँ पर जोर दिया गया। ये ध्यान रखिए। आगे बात करें, यहाँ पर हमने विश्व बैंक को लेकर एक पॉइंट आपके समक्ष रखा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ऑलरेडी ये बतलाया हुआ है, ध्यान से समझिए कि पिछले साल 2 जून 2023 को भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा को, ध्यान दीजिएगा ये नाम है अजय बंगा, इनको अगले 5 वर्ष के लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ये भारतीय मूल के हैं। कब नियुक्ति हुई थी? तो 2 जून 2023 को, और उन्होंने मौजूदा प्रेसिडेंट डेविड मालपास की जगह लिया। ये ध्यान रखिए। अच्छा, एक जानकारी और है यहाँ पर इन्हीं से संबंधित कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद के लिए अजय बंगा के नाम का जो सिफारिश किया गया था, जो 46वें व मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 45वें राष्ट्रपति कौन थे अमेरिका के? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। और ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आपको लग रहा है कितना आसान है, लेकिन ये रिसेंटली पूछा गया बीपीएससी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। आगे हम यहाँ पर बात करें, अगला पॉइंट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को अपना लगातार 7वां बजट पेश किया। चूंकि यहाँ पर निर्मला सीतारमन की बात हो रही है तो एक अतिरिक्त पॉइंट हमने रिवीजन पर्पज से यहाँ पर आपके समक्ष रखा है। 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश हुआ, ये इनके द्वारा पेश लगातार 7वां बजट था। हालांकि एक यहाँ पर चीज ये ध्यान रखना है, यह उनका पहला अंतरिम बजट था जो कि नए संसद भवन में पेश किया गया। जो नया संसद भवन बनाया वहां पर इनके द्वारा पेश ये पहला अंतरिम बजट था। तो ये पॉइंट यहाँ पर समझने योग्य है। हालांकि बजट को लेकर डिटेल जानकारी हम आपको दे चुके हैं। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोज वाला सेक्शन में जाइएगा, वहां पर वीडियो और पीडीएफ आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आप वहां से चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जो गोलमेज सम्मेलन की बात हो रही, ये तो एक अलग गोलमेज सम्मेलन है। इस विषय पर जो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर ये आधारित था। लेकिन जो गोलमेज सम्मेलन अगर हम बात करें नमक सत्याग्रह के बाद शुरू हुआ था, यहाँ पर उसका जिक्र हमने आपके समक्ष किया है। बीपीएससी एग्जाम या फिर अन्य कई सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था, तीनों लंदन में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, दरअसल ब्रिटिश भारत में नमक सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब जो उनका राज है वो बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा। अर्थात उन्होंने ये डिसाइड किया कि भारतीयों को भी अब सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, यानी कि भागीदारी देना पड़ेगा भारतीयों को भी। जो शासन व्यवस्था में उन्होंने अंग्रेजों ने जो एक प्रकार से पकड़ बनाई थी, वो अब थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिख रहा था। तो इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में 1930 से लेकर 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था। ये भारत में आयोजित नहीं हुआ था। दरअसल ये भारत में भी हो सकता था, लेकिन ये आयोजित कहाँ पर किया गया? लंदन में 1930 से लेकर 32 के दौरान ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर उसी गोलमेज सम्मेलन की आई थिंक ये तस्वीर है जो हमें इंटरनेट पर मिली है। आप यहाँ पर महात्मा गांधी को तस्वीर में देख रहे हैं। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम और तृतीय में नहीं लिए थे। ये ध्यान रखिए। देखिए, यहाँ पर कंप्लीट वो इन्फॉर्मेशन है, प्रथम कब आयोजित हुआ, ये तिथि आपके समक्ष हमने रखा है। और यहाँ पर देखिएगा, दूसरे में हमने लिख दिया ब्रैकेट में
में महात्मा गांधी इसमें भाग लिए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था स्थिति में, इसी सम्मेलन में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के एक भाग के रूप में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। और ये कब किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान 1932 में। ये ध्यान रखेगा। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन से संबंधित जो परीक्षा उपयोगी तथ्य है जहां से प्रश्न और इंपॉर्टेंट रूप में पूछे जा सकते हैं आपसे, यहाँ पर देखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो शुरुआत हुई थी वो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस जो राजनीतिक दल है उन्होंने भाग नहीं लिया था। देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में जो हुआ था, इसके पश्चात कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस की ओर से गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। ये आपको ध्यान रखना। गांधी इरविन समझौता के पश्चात जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां पर कांग्रेस भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिए थे? तो गांधी जी भाग लिए थे। यहाँ पर अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वे किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ये ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की तरफ से तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ये एक ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जो बंबई से लंदन गए थे, इस जहाज का नाम क्या था? ये पानी का जहाज था। तो ये आपको ध्यान रखना है, SS राजपुताना इसका नाम था। इसी माध्यम से गांधी जी लंदन पहुंचे थे। तो इतनी सारी बातें फिलहाल मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और बड़ी एकदम से अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने आपके समक्ष रखा है। सभी बातों को ध्यान रखिए, प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होगी तो सफलता भी जरूर मिलेगी। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला 5वां प्रश्न है कि किस देश की उर्मिला चौधरी को हाल ही में वर्ष 2024 के वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 के इस पुरस्कार से जो उर्मिला चौधरी को सम्मानित किया गया, ये नेपाल की रहने वाली है। हालांकि इस पुरस्कार से पूरी दुनिया में 6 लोगों को सम्मानित किया जाता है प्रत्येक वर्ष, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है उर्मिला चौधरी की, तो ये नेपाल की रहने वाली है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इसको लेकर जानकारी दे दूं, हाल ही में नेपाल की उर्मिला चौधरी को वर्ष 2024 के वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख रहे हैं। अब यहाँ पर इससे संबंधित कुछ विशेष रूप से कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि उन्हें यह सम्मान नेपाल में जातिगत असमानता के खिलाफ उनके संघर्ष और वंचित वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। और ये सम्मान जो उन्हें मिला है, ये अमेरिका के विदेश मंत्री जो है खास करके एंटनी जे ब्लिंकन, इनके द्वारा प्रदान किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर तस्वीर में भी इन्हें देख सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल 2023 में सरस्वती नेपाली के बाद उर्मिला चौधरी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली नेपाल की दूसरी महिला है। ये ध्यान रखिएगा, ये दूसरी महिला है नेपाल की उर्मिला चौधरी जिन्हें यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर इसके अतिरिक्त और भी कुछ पॉइंट है, जैसे कि प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार से पूरी दुनिया के 6 प्रभावशाली लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष 2024 में नेपाल की उर्मिला चौधरी के अतिरिक्त मैक्सिको, नीदरलैंड, घाना, उत्तरी मैसिडोनिया और बोलिविया के एक व्यक्ति को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखिए, ये 6 देश हैं जहाँ के मतलब लोगों को सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से। ठीक है, ये तो बात यहाँ पर है इस पुरस्कार से संबंधित वैश्विक नक्सलवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार। लेकिन रिसेंटली हमने नोबेल को लेकर आपको जानकारी दिया था, इंपॉर्टेंट है। पिछले बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, खास करके बीपीएससी नहीं, कई सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने थे। अब ये कंप्लीट सूची है 2024 की जो घोषणा हुई है। घोषणा के आधार पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पुरस्कारों का वितरण होगा वो 10 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर 2024 को नोबेल पुरस्कार वितरण जो होता है ये 10 दिसंबर को ही होता है। तो ये कंप्लीट सूची यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो जो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य के लिए, ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें ये सम्मान मिला। आप यहाँ पर कंप्लीट सूची देख सकते हैं, इन सभी ने नोबेल पुरस्कार जीता है और किस किस क्षेत्र में यहाँ पर ब्रैकेट में भी लिखा गया है। 2019 में पिछली बार अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है या फिर उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यातायात नियमों के उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए सिटीजन सेंटिनल नामक मोबाइल एप्लीकेशन हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? इस एप्लीकेशन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है
केरल सरकार के द्वारा। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं केरल सरकार द्वारा हाल ही में 18 अक्टूबर 2024 को सिटीजन सेंटिनल नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अच्छा, इस मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो इस ऐप के माध्यम से आम नागरिकों को यातायात नियम उल्लंघन की शिकायत या फिर इसके जो खास करके जो तस्वीर उनके पास होंगे, अगर कोई तस्वीर है या फिर कोई वीडियो है तो शिकायत करने में इसकी अनुमति वो देगा एप्लीकेशन, जहां पर इसको अपडेट किया जा सकेगा, अपलोड किया जा सकेगा। और इसके लिए नागरिकों को 8 MB तक के फोटो और वीडियो अपलोड करने की ये अनुमति देगा एप्लीकेशन। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये एप्लीकेशन का नाम ध्यान रखिए। एप्लीकेशन का नाम क्या है, किस राज्य सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया है, किस तिथि को, और इसका उद्देश्य क्या है, यही 3-4 चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। और अच्छा, इसका परिणाम क्या है? दरअसल यातायात में जो खास करके गड़बड़ियां होती, कुछ लोग एकदम होते हैं कि छपरी स्टाइल में एकदम हवा से बातें करते हुए निकल जाते हैं, तो ऐसे में उनकी शिकायत इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। तो ऐसे में नियम के उल्लंघन के मामले में जो वाहन मालिक होंगे उनको ई चालान जारी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उन्हें एक फाइन किया जाएगा। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये अगला यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। पूछा गया कि बताएं कि इसे मनाने की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, बारिश हो रही है बाहर, थोड़ा मौसम खराब है, वो जो मैंने आपको बताया था डाना चक्रवात, उसी का प्रकोप यहाँ पर भी है, जिस वजह से तबीयत थोड़ा सा डाउन लग रहा है। और इतनी देर से जो क्लास ले रहा हूँ, इतनी ही देर में अब लग रहा है कि मतलब मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कंठ एकदम से सूख रहा है। ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी बैठ रही है, थोड़ा आप लोग आज एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, खास करके जो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाने की बात हो रही है, तो वर्ष 1948 में ये दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। यह दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ का प्रतीक है और यह लोगों को संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्य और उपलब्धियों की जानकारी हेतु यानी कि इसी उद्देश्य के लिए ये मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र को लेकर कई सारी जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये सारी चीज़ें अभी खबरों का विषय रहा है। देखिए, अब तक रुचिरा कंबोज, ये आपको ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि थी, जो अभी हाल ही में 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुई थी। तकरीबन 35 वर्ष इन्होंने सेवा दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखें। विदेश सेवा में अगर हम देखें तो 35 वर्ष इन्होंने सेवा दिया, जो भी हाल ही में 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुई है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो वर्तमान में पुर्तगाल के जो निवासी हैं एंटोनियो गुटेरस, ये संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं। 1 जनवरी 2017 से वे नवे महासचिव के रूप में इस पद पर कार्यरत हैं। ठीक है, अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारी है। उनमें 6 प्रमुख अंग जो संयुक्त राष्ट्र के हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बतलाएंगे। लेकिन उससे पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर हमने बताया 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई थी। मौजूदा समय में इसका मुख्यालय मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में है। 193 देश इसके सदस्य हैं। ये आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी, चीनी है और महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अच्छा, ये तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमने ये भी आपको बतलाया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग में से ये वाला जो आपको दिख रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये सबसे बड़ा है। ये ध्यान रखिएगा, इन सभी में ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। बताएं कि भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, या फिर भारत कब पोलियो मुक्त घोषित हुआ। राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि वर्ष 2014 में। आपको बतला दूं कि दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। 2024 में इसका विषय या फिर जो इसका निर्धारित थीम है, ये हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन और ग्लोबल मिशन टू रिच एवरी चाइल्ड, ये 2024 का ये पोलियो दिवस का निर्धारित थीम है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें भारत के संदर्भ में पोलियो की,
कुछ विशेष पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारत में पोलियो का जो अंतिम मरीज मिला था वो 13 जनवरी 2011 को हावड़ा जिला जो पश्चिम बंगाल का वहाँ पर मिला था। कब? तो 2011 में 13 जनवरी को। और आपको ये बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया था। एक्चुअली वही तो यहाँ पर हमने प्रश्न में यहाँ पर आपसे पूछा है, कब मुक्त किया गया? तो 2014 में। अच्छा, कुछ जानकारी और भी यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि पोलियो के टीकों ने दुनिया भर में इस बीमारी को लगभग खत्म कर दिया, लेकिन बावजूद इसके 2 देश जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अभी भी बचे हुए हैं, जहाँ पर हाल में भी कई मामले सामने आए हैं। आपने देखा होगा इंटरनेट मीडिया न्यूज़ पेपर आदि में अभी रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कुछ मामले देखने को मिले हैं। अच्छा, सीरीज में हमने आपको बताया भी है करंट अफेयर्स के क्लासेज में ये वाला पॉइंट कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में 23 अगस्त 2024 को इस बात की पुष्टि की है कि गाजा में 25 वर्षों के बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया है। ये कब मतलब ये जारी हुआ था बयान? तो 23 अगस्त 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ये तस्वीर आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा हुआ, यही वो मामला था जो 25 वर्षों के बाद सामने आया था। ये तमाम बातें जो पॉइंट के माध्यम से हम आपको बतला रहे हैं, ये सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में 23 अक्टूबर 2024 को रियाद सऊदी अरब में दूतावास सभागार में प्रवासी परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो राइट आंसर है सुहेल एजाज खान। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि सुहेल एजाज खान रियाद सऊदी अरब में भारतीय दूतावास में राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। और आपको बता दूं कि उन्होंने रियाद में दूतावास सभागार में 23 अक्टूबर 2024 को 1 सप्ताह तक चलने वाले प्रवासी परिचय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तस्वीर के माध्यम से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये कार्यक्रम को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कब इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पर हुई, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, ये तमाम बातें आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं इस आयोजन की बात करें तो यहाँ पर यह आयोजन भारत की शास्त्रीय भाषा कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। दरअसल सऊदी अरब में रह रहे भारत वंशियों ने 11 शास्त्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, पाली, प्राकृत और संस्कृत में विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध भाषाई विविधता को रेखांकित करना है। इसका नाम से भी परिचित ये हो रहा है प्रवासी परिचय कार्यक्रम। 1 सप्ताह तक चलने वाला एक कार्यक्रम है। ये तमाम बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक जानकारी आपके सामने मैं दे दूं, शास्त्रीय भाषाओं की बात हो रही है। रिसेंटली इसमें एक अपडेट निकल कर आया था। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में या फिर कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया था। ये ध्यान रखिए। और इसके साथ ही जो इसमें जो क्लासिकल लैंग्वेज में मतलब जिसे दर्जा जो दिया गया 5 भाषाओं को, इसके साथ ही भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर होगी 11। पहले इसमें 5 थे और पहले इसमें 6 थे, 5 रिसेंटली जोड़ा गया जो कि मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। ये सभी को आपको ध्यान रखना। 5 जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसको जोड़ा गया, इसके साथ ही इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो वो होगी 11। चलिए अब यहाँ पर अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों की 16वीं बैठक यानी कि CBD COP16 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित की गई है? सिर्फ COP16 नहीं बोलना है बल्कि आपको ध्यान रखना CBD COP16 CBD COP16 बोल सकते हैं। तो राइट जो आंसर है ये अभी हाल ही में कोलंबिया में आयोजित हुआ, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए जैव विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों की 16वीं बैठक जिसे शॉर्ट में CBD COP16 बोला जा सकता है, ये भी हाल ही में कैली कोलंबिया में आयोजित किया गया। 21 अक्टूबर को दरअसल इसकी शुरुआत हुई है जो संपन्न होगा 1 नवंबर 2024 को, जहां पर जैव प्रजातियों के विलुप्त होने का मुकाबला करने और प्रकृति की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई और धन पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि फंड्स पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ये ध्यान रखिए। अच्छा, इस सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन को या फिर इस सम्मेलन को 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियो अर्थ समिट जो इसी में ये घोषित किया गया था 1992 में। और जैविक विविधता पर पहला जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, ये जो लागू हुआ था, ये 29 दिसंबर 1993 को लागू हुआ था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और बता दूं, इसका पहला सत्र जो आयोजित हुआ ये 1994 में जो कैरेबियाई कंट्री है या फिर कैरेबियाई जो क्षेत्र है, कैरेबियन क्षेत्र, वहाँ बहामास एक जगह है, वहीं पर आयोजित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका पिछला संस्करण दिसंबर 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में जो COP16 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो कैली कोलंबिया में। ये ध्यान रखिए।
आगे चलते हैं अगले 11 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न है कि गोवा में हालिया आयोजित 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक इसमें अव्वल रहा है। आपको बता दूं कि 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 20 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक गोवा में किया गया और इस प्रतियोगिता में कर्नाटक 392 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र 378 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि राजस्थान 248 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। जो क्रमशः यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक इसमें पहले रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है और राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, इस प्रतियोगिता की बात करें तो यहाँ पर 518 तैराक इसमें शामिल हुए थे, जिनमें 360 पुरुष और 158 महिलाएं थी, ये ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना है कौन किस स्थान पर रहा और ये आयोजन कहाँ पर हुआ, कौन सा संस्करण था, किस तिथि को आयोजित हुआ। चलिए आगे चलते हैं अगले 12वें नंबर प्रश्न पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना पर बरकरार रखा है? राइट आंसर होगा इसे बरकरार रखा गया 7% पर, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को हाल ही में अक्टूबर 2024 में आधिकारिक रूप से मलेरिया मुक्त घोषित किया है? ये जानकारी ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, इस नवीनतम कोर्स को लेकर जो करंट अफेयर्स का एडवांस कोर्स है, इसको लेकर जो जानकारी हमने आपको दिया है, जो लोग इच्छुक हैं आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नो डाउट यहाँ पर जो कोर्स परचेज करेंगे उसका भरपूर फायदा आपको मिलेगा। ये पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम हमेशा आपको बेहतर देते आए हैं, लेकिन इस कोर्स के माध्यम से हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें नया ऐड किया है, जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो बीपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आज ऑफर की अंतिम तिथि है। आप लोग चाहें तो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।